हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर एन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे। लिंग निर्धारण, लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर, डीएनए व आरएनए में अंतर। ये तीनों ही टॉपिक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखेंगे तो आप अपना 5 नंबर तो मिनिमम स्कोर कर ही सकते हैं। इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, आपका लघु उत्तरीय भी प्रश्न बनेगा और दीर्घ उत्तरीय तो बनता ही है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिंग निर्धारण के बारे में बताऊंगी। तो लिंग निर्धारण है क्या? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है क्या? जब नर और मादा का मिलन होता है, जब नर और मादा का मिलन होता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसके लिंग को निर्धारित करने की, वह लड़का है कि लड़की है, यह पता लगाने की प्रक्रिया को ही लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप पहले लिंग निर्धारण में लिख दोगे। अब भाई क्या होता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। ये हो गया 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से ये 46 का क्या होगा, 23 जोड़ी होता है। ठीक है, 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी जो होता है, 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। सॉरी, 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आप लिख दोगे इसमें। अब क्या होता है, नर जो होता है, नर और मादा में अलग अलग लिंग गुणसूत्र होता है। नर में क्या होता है, एक्स और वाई, ये नर का लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, ये से थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक्स और वाई ये नर का लिंग गुणसूत्र हो गया। ठीक है, मादा में क्या होता है, एक्स और एक्स मादा में होता है। ठीक है, ये नर का हो गया, ये मादा का लिंग गुणसूत्र हो गया। इसको हम रफ करेंगे थोड़ा सा। अब भाई लड़का और लड़की, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका पता हम कैसे लगा? इसका पता लगाने के लिए हम इससे देखेंगे, आप ध्यान से समझना। जब जब एक्स एक्स होता है तो मादा होती है यानी लड़की है, एक्स वाई हुआ तो यानी लड़का है। जब नर का एक्स गुणसूत्र भाग लेता है और मादा का भी एक्स गुणसूत्र भाग लेता है, इसको और हम थोड़ा इस तरह से लिख दे पहले, तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। इसको यहाँ एक्स लिख देते हैं और ये हो गया वाई। ठीक है, इस तरह से लिख दो थोड़ा सा, तो आपको अलग अलग दिखाई दे कि कब कौन सा भाग ले रहा है। इसका तो एक्स एक्स ही है। जब एक्स भाग ले रहा है, नर का एक्स गुणसूत्र और मादा का भी एक्स, तो दोनों एक्स एक्स मिलकर क्या हुआ, एक्स एक्स, तो क्या होगा, गर्ल होगा, यानी जी, जी फॉर क्या, गर्ल है। ठीक है, अब अगर इसका एक्स भाग लेता है, इसका तो एक्स ही भाग ले रहा है और इसका ये दूसरा वाला एक्स भाग ले रहा है, तब भी एक्स एक्स ही बना, यानी जी फॉर गर्ल होगी। अब अगर इसका वाई गुणसूत्र भाग ले रहा है और इसका एक्स ले रहा है, यानी एक्स और वाई मिल रहे हैं, तो क्या होगा, लड़का, यानी बी फॉर बॉय होगा। अब अगर इसका वाई ले रहा है और इसका एक्स ले रहा है, तो फिर से एक्स वाई बी फॉर बॉय। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से आप लिखो, कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन इसी तरह करना है कि पहले इसका एक का एक्स लो, फिर दूसरे का एक्स लो, फिर एक पहले का एक्स ही लो, दूसरे का दूसरा वाला ले लो। तो इससे जो बन रहा है, ये एक्स एक्स गर्ल बना, एक्स एक्स फिर से गर्ल बना, एक्स वाई जब मिला तो बॉय आया, एक्स वाई मिला तो बॉय आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये मादा पे डिपेंड नहीं करता है, ये नर पे डिपेंड करता है। क्योंकि नर ने जब अपना एक्स दिया तो भाई लड़की हो गई, जब नर ने वाई दिया तो लड़का हो गया, यानी लड़का और लड़की होना नर पर डिपेंड करता है, मादा पे नहीं। अगर किसी स्त्री को बार बार लड़की ही लड़की हो रही है या फिर बार बार लड़का ही लड़का हो रहा है, तो इसका मतलब नर में प्रॉब्लम है, क्योंकि या तो वो अपना वाई गुणसूत्र नहीं दे रहा है जिसके कारण लड़का नहीं हो रहा है, या फिर एक्स गुणसूत्र नहीं दे रहा है जिसके कारण लड़की नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में आप इतनी सारी चीजों को बना करके लिखोगे, जो मैंने पहले बताया था वो सारी चीजें लिखोगे और इसे बनाओगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। तो पहले इसको हम रफ कर दें, उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उसे रफ कर दिया है और यहाँ पे लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन के अंतर को
लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पे। इसे समझाने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता क्या है। तो पहले लैंगिक जनन के बारे में समझिए आप। लैंगिक जनन में क्या होता है, वह जनन की वह विधि जिसमें दो दो प्राणी भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के उदाहरण क्या है, जैसे मनुष्य, जंतु, पुष्पीय पौधे, ये क्या है, लैंगिक जनन के उदाहरण है। इसमें दो प्राणी भाग लेते हैं तब जाके संतान की उत्पत्ति होती है। और अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन वह जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेता है और संतान की उत्पत्ति करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे अमीबा हो गया हमारा। अमीबा क्या होता है कि अमीबा का जो विखंडित हो जाता है जब, तो एक नए संतति की उत्पत्ति होती है। और हाइड्रा हो गया, आलू, गन्ना, गुलाब का फूल, ये सभी क्या है, अलैंगिक जनन करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या है। ये हमारा लैंगिक जनन वाला मैंने लिखा हुआ है, ये अलैंगिक जनन वाला लिखा है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रजनन में दो प्राणी भाग लेते हैं, जो कि मैंने परिभाषा में ही बता दी। तो पहला अंतर क्या हो गया, इसमें प्रजनन में दो प्राणी भाग लेते हैं और इसमें क्या हुआ, केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, युग्मक संलयन होता है, यानी जब दो जीव आपस में मिलेंगे तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। यानी क्या हो रहा है, युग्मक संलयन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, युग्मक संलयन नहीं होता, क्योंकि प्राणी अकेला ही है तो किससे संलयन करेगा, वो अकेला है, तो यहाँ पे युग्मक संलयन नहीं होता है, ठीक। अब तीसरा क्या आ रहा है हमारा, इसमें अनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं, इसलिए विकास में सहायक होता है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, अनुवांशिक भिन्नताएं क्यों होती है, क्योंकि नर का डीएनए अलग है, मादा का डीएनए अलग है। दोनों डीएनए जब आपस में मिलते हैं तो एक नए डीएनए विकसित होता है, ठीक है। तो ये अलग टाइप का होता है। तो ये होता, इसमें क्या कह रहा है, इसमें अनुवांशिक भिन्नताएं होती है, तो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है वो, और एक नया विकसित रूप उत्पन्न होता है, एक नया विकसित रूप उत्पन्न होता है। जैसे आप उदाहरण के ले लो कि एक चीनी है जिसे हम मीठे के रूप में खा रहे हैं, और पानी है उसे पानी पी रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें मिला देंगे तो शरबत बन जाएगा। तो एक नया विकसित रूप मिला ना हमें। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि जब नर का डीएनए मिलाएंगे और मादा का डीएनए मिलाएंगे, जो संतान उत्पन्न होगी वह नया विकसित रूप उत्पन्न होगी, धीरे धीरे इसी तरह विकसित होती हुई नया विकास में सहायता करेगी। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इनमें अनुवांशिक भिन्नताएं नहीं होती, इसमें इसलिए विकास में कम सहायक होते। क्यों इनमें अनुवांशिक भिन्नताएं नहीं होती, क्योंकि एक ही जीव जनन में भाग ले रहा है और उसी से जो संतान उत्पन्न हो रही है उसका पूरा डीएनए उस संतान में चला जा रहा है, तो उसमें भिन्नताएं नहीं है, वो अपने जनक के समान ही है, कुछ नया उसमें नहीं आया, इसलिए कुछ विकसित रूप देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब दूसरा क्या, संतान अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। क्यों जनक से भिन्न होती है, क्योंकि नर और मादा दो अलग अलग जीव मिले आपस में और संतान की उत्पत्ति हुई, जो संतान में कुछ नया विकसित रूप आ गया, इसलिए अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। संतान, इसमें क्या, संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। क्यों समान होती है, क्योंकि एक ही जीव भाग लिया और उसी से उसका संतान उत्पन्न हुई, तो वह अपने जनक के समान ही है। दूसरा जीव भाग नहीं लिया, दो जीव भाग नहीं लिए, इसलिए कुछ नया रूप नहीं देखने को मिला। ये ऊपर की तरह सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है। ये क्या हो गया, ये लगभग सभी प्राणियों में होता है। लैंगिक जनन जो हमारा है वो लगभग सभी प्राणियों में होता है, और अलैंगिक जनन जो है कशेरुकी तथा अकशेरुकी दोनों में होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 अंतर जो है, मैंने आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया। अगर ये आप लिख देते हो तो आपका 5 नंबर बन जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कि ये आखिरकार है क्या, ठीक है। तो अब हम इसे पहले रफ करेंगे, उसके बाद डीएनए और आरएनए पे चर्चा करेंगे। चलिए मैंने इसे रफ करके डीएनए और आरएनए में अंतर को उतार दिया है। डीएनए और आरएनए में अंतर को जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। डीएनए अनेक प्रकार के राइबोन्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का संचालन करते हैं, ठीक है। आरएनए हमारा क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ये एक अनुवांशिक सूचना वाहक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका अंतर जान लेते हैं। ये जो 5 अंतर मैंने उतारा है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है, पहला, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। किसमें, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। दूसरा अंतर क्या है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक का मतलब बहुत अधिक होती है, 40 लाख तक तकरीबन होती है।
आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या बहुत कम होती है, लगभग 1000 से 25,000 के बीच में होती है, बहुत ही कम होती है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है तथा कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। ये जनक की जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं जनक की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है डीएनए। और ये क्या, आरएनए आनुवांशिक सूचना वाहक है तथा प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। अब क्या है, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। आपने डीएनए की संरचना देखी होगी, द्विकुंडलीकार होती है, तो इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन क्षारक होते हैं। इसमें भी सेम वही होते हैं, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल क्षारक होते हैं। तो ये रहा 5 अंतर भाई, और ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आपका 5 नंबर स्कोर करने वाला टॉपिक है। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए हम लोगों ने इस पर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।